जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी योद्धा पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूसेंट सामान्य अध्ययन का ये 18वां संस्करण बुक है और आज की इस वीडियो में पेज नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यानी कि पेज नंबर 4 में जो भी आपके थ्योरी दिए गए थे और उस थ्योरी से हमने दोस्तों ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन को तैयार किया है। इसमें दोस्तों आपके 100 प्लस प्रश्न हैं, यानी कि उस पेपर से एक भी सिंगल प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अगर आप थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो एक भी प्रश्न दोस्तों हमने जो है उस पेपर से एक्स्ट्रा नहीं लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी को ये सीरीज़ पसंद आता हो तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि तारानाथ किस देश का लेखक था। तो तारानाथ जो था ये दोस्तों तिब्बती लेखक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? तारानाथ द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? तो तारानाथ के द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो दोस्तों आपका कंगयूर तथा तंगयूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 3 दिया गया है। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया गया है कि मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में किस देश की यात्रा पर आया था। तो मार्को पोलो दोस्तों ये पांड्य देश की यात्रा पर आया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किसके यात्रा विवरण से पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्को पोलो। क्या हो जाएगा? मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है। तो सर अलेक्जेंडर कमिंघम को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 6 दिया गया है। 6 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि भट्टी प्रोलू घंटासला और अमरावती आदि पुरातात्विक स्थलों की खुदाई कौन संबंधित है। तो दोस्तों ये अलेक्जेंडर एस लोंगहस्ट, रॉबर्ट स्वेल और जेम्स वर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 7 दिया गया है। प्रश्न संख्या 7 क्या है? लगभग 1400 ईसा पूर्व का कौन सा अभिलेख एशिया माइनर से प्राप्त हुआ जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोगाज कोई अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 8 दिया गया है कि बोगाज कोई एशिया माइनर अभिलेख में किस वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, अश्विनी कुमार, इन सभी का नाम मिलता है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 9 दिया गया है। 9 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि मध्य भारत में भगवान भागवत धर्म यानी कि वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 10 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? होलियोडोरस कहाँ के इंडो ग्रीक राजा जो है अंत लिखित का राजदूत था, जो है क्या नाम है? तो हेलियोडोरस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। क्या हो जाएगा? तक्षशिला। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 11 दिया गया है। 11 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि हेलियोडोरस किस शुंग राजा के दरबार में आया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भागभद्र। क्या हो जाएगा? भागभद्र हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 12 दिया गया कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है। तो दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 13 दिया गया कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी कि अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सहगौरा अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सहगौरा अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
15 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख से, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो दोस्तों एरण अभिलेख से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है एरण अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो भानुगुप्त से होगा। भानुगुप्त कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और हम 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका कि किस राजवंश के राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों पर आधार पर लिखा गया? क्या बोला गया? किस राजवंश के राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सातवाहन वंश। क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका 19 नंबर प्रश्न दिया गया कि रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदसौर अभिलेख। क्या हो जाएगा? मंदसौर अभिलेख। 20 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि कश्मीरी नौपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम, क्या है? बुर्ज होम किसका साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों गर्तावास यानी कि गड्ढा घर का मिला है जम्मू कश्मीर से। अगला आपका प्रश्न संख्या 21 दिया गया कि किस पुरा स्थल पर मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुर्ज होम। क्या हो जाएगा? बुर्ज होम, ऑप्शन बी राइट है। प्रश्न संख्या 22 दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? पूरा स्थल शब्द का क्या अर्थ है? तो पूरा स्थल शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कि वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे पूरा स्थल कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 23 दिया गया, प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्के कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न संख्या 24 दिया गया कि प्राचीन आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा गया है? तो कसार्पण कहा गया है। दोस्तों एक भी सिंगल प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे अगर आप थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो। और दोस्तों बता दूं कि लाइन बाय लाइन दोस्तों हमने प्रश्न को बनाया है, आप देख पा रहे होंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 25 दिया गया है कि सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यवन शासकों ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका प्रश्न संख्या 26 दिया गया है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध दोस्तों कलिंग राजा खारवेल से है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा? रुद्रदामन प्रथम से, ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका 28 नंबर प्रश्न है, संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका 29 नंबर प्रश्न है, नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक या व्यक्ति से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गौतमी बलश्री। क्या हो जाएगा? गौतमी बलश्री, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न दिया गया कि प्रयाग स्तंभ लेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? क्या है प्रयाग स्तंभ लेख? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त से। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त से, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 31 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किस चालुक्य राजा से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न संख्या 32 को देखेंगे। प्रश्न संख्या जो है 32 दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका कि मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो मंदसौर अभिलेख दोस्तों मालवा नरेश यशोवर्मन से हो जाएगा। अगला आपका है ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख जो है ये दोस्तों किस शासक से संबंधित है? तो प्रतिहार नरेश भोज से है। अगला आपका भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? स्कंद गुप्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आपका है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध दोस्तों किस शासक से है? तो ये हो जाएगा आपका बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे और हम 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 36 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन दोस्तों पूरा लेखा शास्त्र या एपिग्राफी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 37 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका
कि पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूरा लिपि शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 38 दिया गया है। 38 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि सबसे अधिक अभिलेख भारत में कहाँ के मुख्य पुरालेख जो है शास्त्री के कार्यालय से संग्रहित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैसूर। क्या हो जाएगा? मैसूर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 39 नंबर जो आपका प्रश्न दिया गया है कि आरंभिक भारतीय अभिलेख मुख्य रूप से किस भाषा में मिलते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा। अगला आपका 40 नंबर प्रश्न दिया गया कि सबसे पुराने अभिलेख किस सभ्यता की मोहरे पर मिलते हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति। क्या हो जाएगा? हड़प्पा संस्कृति। आगे बढ़ेंगे और हम 41 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 41 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किस सदी से मिलने लगता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईसा की दूसरी सदी से। प्रश्न संख्या 42 दिया गया कि संस्कृत भाषा का अभिलेख में सर्वत्र व्यापक प्रयोग किस सदी में होने लगा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी 5वीं सदी। ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर प्रश्न दिया गया कि अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग किस सदी से होने लगा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9वीं 10वीं सदी से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 44 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि मौर्य या मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख किस ग्रंथ माला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्पस इनस्क्रिप्शंस ओनस इंडिकारम। क्या है? कार्पस इनस्क्रिप्शंस ओनस इंडिकारस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इंडिकारम है। अगला आपका 45 नंबर प्रश्न है कि किस गुप्त राजा के सिक्के पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है जिसमें उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे और हम 46 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों आपका प्रश्न संख्या जो है 46 दिया गया है। 46 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? रोमन सिक्के भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो रोमन सिक्के जो मिले हैं ये दोस्तों आपको मिले हैं अरिकमेडु से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 47 दिया गया है कि प्राचीन काल में स्वर्ण भूमि के नाम से किसे जाना जाता है। तो स्वर्ण भूमि दोस्तों बर्मा वर्तमान म्यांमार को जाना जाता है। अगला आपका 48 नंबर प्रश्न दिया गया है। 48 नंबर प्रश्न क्या है कि प्राचीन काल में स्वर्ण द्वीप का आधुनिक नाम क्या है। तो स्वर्ण द्वीप का जो आधुनिक नाम है वो दोस्तों आपका हो जाएगा मलाया। क्या हो जाएगा? मलाया। ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि प्राचीन काल में यव द्वीप किस द्वीप को कहा जाता था। यव द्वीप जो कहा जाता था ये जावा को कहा जाता था। अगला आपका प्रश्न संख्या 50 दिया गया कि प्राचीन काल के कंबोज क्या है? कंबोज का आधुनिक नाम क्या है। तो कंबोज का जो आधुनिक नाम है कंबोडिया है। क्या है? कंबोडिया। और कंबोडिया में ही दोस्तों अंकुरवाट की मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर, यानी कि भगवान विष्णु का जो है मूर्ति समर्पित है। अगला आपका है इतिहास का विभाजन किन 3 भागों में किया गया है। तो प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक इतिहास है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और क्रिस्टोफ सेलियरस के द्वारा किया गया था। अगला आपका है जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण उदित नहीं किया तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में लेखन कला उपलब्ध नहीं थे और दोस्तों जिस काल में लेखन कला उपलब्ध थे और उसे पढ़ा भी गया, यानी कि दोस्तों लेखन कला तो उपलब्ध थे लेकिन दोस्तों पढ़ा नहीं गया है, उसे दोस्तों बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं मिला है और ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसमें लिखित विवरण है। क्या है? लिखित विवरण भी है और उसे पढ़ा भी गया है, उसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 53 है। क्या है? प्रश्न संख्या जो है आपका 53 दिया गया है। 53 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि आदि ऐतिहासिक काल से क्या तात्पर्य है। तो आदि ऐतिहासिक काल
किसे कहते हैं? तो जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी लेख पढ़े नहीं जा सके हैं उसे आदिऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर है मानव के विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध और पठनीय है, यानी कि पढ़ा गया है, तो उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इतिहास। क्या बोलेंगे? इतिहास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 55 दिया गया कि ज्ञानी मानव यानी कि होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 या 40,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 56 दिया गया है कि पूरा पाषाण काल की अवधि क्या मानी जाती है? तो पूरा पाषाण काल की जो अवधि है वो 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक। अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 57 दिया गया है कि पूरा पाषाण काल को किन 3 भागों में विभाजित किया गया है? तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 58 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी किस काल के दौरान घटित हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 59 दिया गया है। 59 नंबर प्रश्न है कि जिस काल में मुख्य रूप से पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 60 दिया गया है। 60 नंबर आपका क्या प्रश्न दिया गया है कि मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल का समय दोस्तों माना जाता है लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक। अगला आपका प्रश्न संख्या 61 दिया गया कि माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण क्या है? माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण किस काल के पाषाण औजार को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 62 दिया गया कि मध्य पाषाण काल के औजार यानी कि माइक्रोलिथ में हॉर्सिया और आरी जैसे औजार बनाने के लिए किसके जो है मुड्ढे लगे होते थे? तो ये दोस्तों हड्डियों या लकड़ियों के, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 63 नंबर प्रश्न है नवपाषाण काल की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पहले होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10,000 वर्ष पहले। प्रश्न संख्या 64 दिया गया कि पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण क्या है? पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिकार। क्या हो जाएगा? शिकार। प्रश्न संख्या 65 दिया गया है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? तो मुख्य साधन था शिकार करना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 66 दिया गया है कि मानव इतिहास में बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12,000 वर्ष पहले, ऑप्शन बी राइट है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 67 दिया गया कि मेहरगढ़ के बस्ती का आरंभ लगभग कितने वर्ष पहले माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लगभग 8,000 वर्ष पहले। प्रश्न संख्या जो है 68 दिया गया है। इसमें दोस्तों क्या दिए गए हैं? तो एक तरफ रंग दिए गए हैं और उस संस्कृति में बने हुए बर्तन का रंग है। मलावा में दोस्तों हो जाएगा घूसर, बुर्ज होम में काला और लाल हो जाएगा, जोखे में हो जाएगा चमकीला और घूसर, और दक्षिण नवपाषाण काल में हो जाएगा द लाल हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अ ब स द और स, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला का द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला का द हो जाएगा, जो कि दोस्तों मालवा, मालवा का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो मालवा का हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इसके बाद दूसरा दोस्तों आपका क्या है? दूसरा है बुर्ज होम, बुर्ज होम का दोस्तों घूसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घूसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा दोस्तों है जोखे, जोखे का हो जाएगा, जोखे का हो जाएगा काला और लाल हो जाएगा। और चार में दोस्तों आपका क्या है? तो 4 में है दक्षिण नवपाषाण काल, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा स, यानी कि चमकीला और घूसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 69 दिया गया कि पूर्वी नवपाषाण संस्कृति के बर्तन का रंग कैसा था? पूर्वी नवपाषाण काल बोला है, तो पूर्वी नवपाषाण काल का कैसा था? तो ये था भूरा और लाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका है मालवा संस्कृति के बर्तन का रंग था, तो मालवा संस्कृति का जो बर्तन का रंग था वो कैसा था? वो था आपका लाल। क्या हो जाएगा? लाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका है बुर्जहोम संस्कृति के बर्तनों का रंग कैसा था? बुर्जहोम संस्कृति के जो बर्तन का रंग था वो था घूसर। क्या था? घूसर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला आपका है जोखे संस्कृति के बर्तनों का रंग, जोखे का जो था वो कैसा था?
था तो वो था काला तथा लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला आपका प्रश्न दिया गया कि दक्षिण नवपाषाण संस्कृति के बर्तनों की विशिष्ट रंग क्या था। तो ये पूछा गया है दक्षिण नवपाषाण पाषाण संस्कृति के बर्तन का विशिष्ट जो रंग था वो था चमकीला और धूसर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न संख्या 74 को देखेंगे। प्रश्न संख्या जो है आपका 74 दिया गया। 74 नंबर क्या प्रश्न दिया गया कि अभिलेखों और उनके संबंधित शासकों का कौन सा मिलान सही है। अभिलेख और एक तरफ शासक दिए गए, ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख, यशोवर्मन। तो कौन सा मिलान सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से हो जाएगा और मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 75 दिया गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और पहला ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, देवपाड़ा अभिलेख, विजय सेन, उपयुक्त में से कौन से मिलान सत्य हैं, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि ग्वालियर अभिलेख जो हो जाएगा ये प्रतिहार नरेश भोज से हो जाएगा, देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन से हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न, इतिहास के संदर्भ में जो है प्री हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो प्री हिस्ट्री को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो प्रागैतिहास या प्राक इतिहास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो प्रोटो हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं आदि इतिहास। क्या बोलते हैं, आदि इतिहास बोलते हैं। किस युग के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो किस युग के जो औजार थे उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि तारानाथ की रचनाएं से मुख्य रूप से किसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा कौन सा, भारतीय इतिहास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 80 दिया गया कि 13वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत के किस क्षेत्र या राज्य में मार्को पोलो आया था। तो मार्को पोलो दोस्तों आया था पांड्य देश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है वह पहला अभिलेख कौन सा है जो तिथि रहित बिना किसी तिथि के है। तो दोस्तों ये हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या हो जाएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 82 नंबर प्रश्न दिया गया कि अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग किस समय के दौरान शुरू हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9वीं 10वीं सदी में। अगला आपका 83 नंबर प्रश्न है। 83 नंबर प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के मोहरे, क्या हड़प्पा संस्कृति के मोहरे पर मिले सबसे पुराने अभिलेख को पढ़ा जा चुका है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, नहीं, वे कभी अभी तक नहीं पढ़े जा चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा संस्कृति की जो लिपियां थी वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अगला आपका 84 नंबर प्रश्न है, विदिशा यानी कि वेशनगर में गरुड़ स्तंभ लेख की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेलियोडोरस। क्या हो जाएगा, हेलियोडोरस। 85 नंबर प्रश्न है कि भानुगुप्त किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम अभिलेख यानी कि लिखित साक्ष्य मिलता है सती प्रथा का। तो ये दोस्तों कौन सा हो जाएगा, एरण अभिलेख से। और ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था कौन, भानुगुप्त। क्या हो जाएगा, भानुगुप्त। 86 नंबर प्रश्न है कि गर्तावास के साक्ष्य भारत के किस नौपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए। तो ये दोस्तों बुर्जहोम से मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 87 दिया गया है। 87 नंबर प्रश्न दिया गया है कि दिया गया है कि सिक्कों पर राजाओं के नाम लेख लिखने की प्रथा की शुरुआत भारत में किसने की थी। तो यवन शासकों ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आपका 88 नंबर प्रश्न है कि रुद्र दामन द्वारा जारी जूनागढ़, क्या है, जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा का पहला लंबा शिलालेख माना जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 89 दिया गया कि समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य उनके किस प्रकार के सिक्के मुद्राओं से मिलता है। तो बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 90 दिया गया है। 90 नंबर आपका प्रश्न क्या दिया गया है कि पांडिचेरी के निकट स्थित वह कौन सा स्थान है जहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरिकमेडु हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 91 दिया गया, प्राचीन काल में यव द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो यव द्वीप को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है जावा। क्या हो जाएगा, जावा। आगे है कि मानव का इतिहास 99% कहानी किस काल में घटित हुई है। तो पूरा पाषाण काल में। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। आगे पूछा गया है कि लघु पाषाण औजार को
तकनीकी के रूप में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? लघु पाषाण काल के औजारे को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है माइक्रोलिथ। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और अगले हम 94 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 94 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि पूरा पाषाण काल के आदि मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो मुख्य जो आधार था वो था आपका क्या? शिकार। क्या हो जाएगा? शिकार। ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका प्रश्न संख्या 95 दिया गया है कि अभिलेखों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पूरा लेखा शास्त्र यानी कि इपिग्राफी के अंतर्गत। 96 नंबर प्रश्न दिया गया है कि प्राचीन काल को जो है स्वर्ण भूमि का वर्तमान नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा म्यांमार यानी कि बर्मा। अगला आपका प्रश्न संख्या 97 दिया गया कि एशिया माइनर से प्राप्त वेगाज कोई अभिलेख किस तिथि क्या है? क्या पूछा गया कि एशिया माइनर से प्राप्त बोगास कोई अभिलेख की तिथि क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1400 ईसा पूर्व हो जाएगा। आगे 98 नंबर प्रश्न है कि हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग का शासक कौन था? तो कलिंग का जो शासक था वो कौन था? खारवेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आपका भीतरी स्तंभ लेख किस शासक के काल का है जो हूण आक्रमण की जानकारी देता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। अगला आपका 100 नंबर प्रश्न दिया गया है। 100 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कश्मीरी नौपाषाणिक पूरा स्थल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुर्जहोम। तो दोस्तों यहाँ पे 100 नंबर जो प्रश्न थे वो आपके कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पेज नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।